ओके, सो हमारे पास नेक्स्ट एक और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को कंजर्वेटिव अप्रोच भी कहा जाता है। वो क्यों, जब अभी हम इसको पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? पहली तो बात याद रखें, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट नहीं है। अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट वो होते हैं जो हर हाल में आपने फॉलो करने, जैसे कि हमने एक्रूअस कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और एक और कॉन्सेप्ट हमारा होता है गोइंग कंसर्न, जो कि आप आगे जाके पढ़ेंगे। वो दोनों अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अंडरलाइन कॉन्सेप्ट नहीं है। और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट सिर्फ उस वक्त फॉलो किया जाता है जब आपको कोई अनसर्टेनिटी फेस करनी हो, या आप कोई अनसर्टेनिटी फेस कर रहे हो, आपको फ्यूचर अनसर्टेन नजर आ रहा हो, जहाँ पे आपको बहुत कॉशियस होकर डिसीजन लेना हो, तो वहां पे आप प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, प्रूडेंस इज डिफाइंड एज द एक्सरसाइज ऑफ कॉशन व्हेन मेकिंग जजमेंट्स अंडर द कंडीशंस ऑफ अनसर्टेनिटी। जब आपको कोई अनसर्टेनिटी नजर आएगी तब आप प्रूडेंस कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे। अब प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता क्या है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब आपको फ्यूचर में कोई लॉस नजर आ रहा हो, तो आप उसको, जैसे ही आप फ्यूचर में लॉस को एंटिसिपेट कर लें, या आपको लॉस नजर आ रहा है या फ्यूचर में आप लॉस को एंटिसिपेट कर लेते हैं, तो आप उसको अभी के अभी रिकॉर्ड करके दिखा देते हैं। रेवेन्यूज के बारे में प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपको फ्यूचर में कोई रेवेन्यू नजर आ रहा है, तो आप उस वक्त तक उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे जब तक वो एक्चुअली यूटिलाइज नहीं हो जाता, वो इवेंट मटीरियलाइज नहीं हो जाता। तो एक्सपेंसेस के बारे में आपको एक कदम आगे रखा है, लॉस के बारे में एक कदम आगे लेके चल रहा है, और रेवेन्यू पे उसने एक कदम पीछे रखा हुआ है। इसलिए इसको कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म भी कहा जाता है, या कंजर्वेटिव अप्रोच भी कहा जाता है। ऐसा क्यों है? इसकी वजह यह है कि अगर आप फ्यूचर में कोई लॉस आपको नजर आ रहा है, आप उसको अभी के अभी रिपोर्ट कर दोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इस तरह से कि जैसे वो लॉस हो गया है, तो उसकी बेस पे जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स हैं, या जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, वो इनफॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे टाइमली बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ कि एक 20 फरवरी फेब को आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई आपका जो कोई प्रोडक्ट था उसमें कोई फॉल्ट आ गया है। अब क्योंकि प्रोडक्ट में फॉल्ट आ गया है, तो आपको लगता है कि अब सेल्स तो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, और 1-2 महीने के बाद वारंटी क्लेम्स आना शुरू होंगे। अब आपको पता है, क्योंकि वारंटी क्लेम्स आने शुरू होंगे, तो आपने क्या किया, उन वारंटी क्लेम्स को एस्टिमेट करके एक लॉस अभी के अभी बुक कर लिया फेब के महीने में। जब फेब के महीने में आपने वारंटी क्लेम्स का लॉसेस बुक कर लिए, तो वो जब आप मार्च के अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो उसमें लॉस नजर आ रहा होगा। अब इन्वेस्टर उस लॉस को देख के डिसीजन ले सकता है कि मैंने अपना पैसा इस कंपनी में रखना है कि नहीं रखना। तो क्या करना है, आप इन्वेस्टर को फैसिलिटेट कर रहे हैं। पहले से आपने इन्वेस्टर को बता दिया कि ये वारंटी क्लेम्स अगर हमें फ्यूचर में फेस करने पड़े, अभी वारंटी क्लेम्स मटेरियलाइज हुई नहीं है, वारंटी को क्लेम करने के लिए कस्टमर आया नहीं है, लेकिन आपने अंदाजा लगा लिया कि हो सकता है आपको लॉस फेस करना पड़े। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिपोर्ट करके दिखा दिया। अब इन्वेस्टर इस लॉस को देखते हुए अपना डिसीजन लेगा कि मैंने अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्टर रखना है या पैसा निकाल लेना है। इन्वेस्टर को फैसिलिटेट कर देंगे आप। इससे इन्वेस्टर का फायदा हो जाएगा कि वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकता है। अगर आपने ये चीज रिपोर्ट ही नहीं की होती फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, तो क्या होता, 31 मार्च में इन्वेस्टर को पता ही नहीं होता कि ऐसा कोई मटेरियल आगे होने, इवेंट होने वाला है आगे। अगर वो इवेंट हो जाता तो इन्वेस्टर को लॉस होता उसी वक्त खड़े खड़े, क्योंकि इन्वेस्टर तो पैसा इन्वेस्टेड है कंपनी के अंदर। तो ये वजह है कि आप पहले से इन्वेस्टर को बता देते हैं, इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये लॉस फ्यूचर में हो सकता है, आप इसकी बेस पे अपना डिसीजन ले लो कि कंपनी में आपने पैसा रखना है कि नहीं रखना। तो लॉस के मामले में हमेशा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपने उसको फोर्सी कर लिया, उसको एंटिसिपेट कर लिया, तो आप उसको अभी के अभी रिकॉर्ड करके दिखा दें। रेवेन्यू के बारे में क्या कहता है? रेवेन्यू के बारे में कहता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कि आप उस वक्त तक रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक एक्चुअली आप उसको अर्न ना कर लें। क्यों, ऐसा क्यों बोला? अगर ये नहीं कहता प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कि जब तक आप रेवेन्यू एक्चुअली अर्न नहीं कर लेते, वो इवेंट मटेरियलाइज नहीं हो जाता, आप उसको रिकॉर्ड ना करें और पहले से रिकॉर्ड कर लें, ऐसा कह देता, तो हर कोई ये करता, कंपनी इन्वेंट्री ला के रखती और कहती है तो 2 महीने बाद इन्वेंट्री हम भेज देंगे, अभी के अभी रेवेन्यू रिकॉर्ड करके दिखा दो, और अपने रेवेन्यूज को ओवर स्टेट कर देती। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट मेक श्योर ये करता है कि आपके रेवेन्यूज ओवर स्टेटेड ना हो और आपके एक्सपेंसेस या लॉसेस अंडर स्टेटेड ना हो, जिससे जिसकी बेसिस पे इन्वेस्टर सही डिसीजन ले सके कि उसने अपना पैसा कंपनी में रखना है कि नहीं रखना। तो मैं समराइज कर रहा हूँ, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जैसे ही आपको अनसर्टेनिटी के टाइम टाइम पे फ्यूचर में कोई लॉस होता हो नजर आ रहा हो, आप उसको अभी के अभी रिकॉर्ड करके दिखा दें, ताकि इन्वेस्टर्स की बेस पे सही से डिसीजन ले सके। और रेवेन्यू के बारे में कहता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के रेवेन्यू उस वक्त तक आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक एक्चुअली आप उस इवेंट को मटेरियलाइज नहीं कर लेते और आप एक्चुअली अपना रेवेन्यू अर्न नहीं कर लेते। ऐसा क्यों कहता है? ताकि आपके रेवेन्यूज ओवर स्टेट ना हो और आपके एक्सपेंसेस अंडर स्टेट ना हो। अब मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ। हमने अकाउंट्स रिसीवेबल वाला चैप्टर पढ़ा है, या आप पढ़ लेंगे। तो अकाउंट्स रिसीवेबल वाले चैप्टर में सिर्फ आपको कुछ
हिंट्स मिलती हैं ऐसी, आपको प्रोडिक्शंस आपको ऐसे मिलती हैं जिससे आपको ऐसा लगता है कि शायद मेरा कस्टमर डिफॉल्ट कर जाएगा, अभी तक कस्टमर ने डिफॉल्ट किया नहीं होता, आपको ऐसा लगता है शायद कस्टमर डिफॉल्ट कर जाएगा, तो आप उस एस्टिमेशन की बेस पे, उस खदशे की बेस पे आप अपना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना देते हो, जहाँ पे आप एंट्री रिकॉर्ड कर देते हो बैड एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस ऑफ बैड क्रेडिट। तो ये क्या था, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट तो आपने फॉलो किया था। इसी तरह से आप आगे बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे जहाँ पे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की आपको एप्लीकेशन नजर आएगी, तो मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक में मुलाकात होती है।